राधे राधे दोस्तों, हम लोग 2026 की इकोनॉमिक्स की पूर्वावलोकन सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने टॉपिक कल स्टार्ट किया था विदेशी विनिमय विनिमय एवं एफडीआई तथा विदेशी ऋण। उसमें से हम लोग ने 60 क्वेश्चन कल कर लिए थे। बचे हुए आगे के क्वेश्चन आज देखते हैं हम लोग 30 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। कल तो हम लोगों ने कर लिए थे 60 प्रश्न, बाकी आज देखते हैं कितने प्रश्न हो पाते हैं। ज़्यादातर इसमें करंट से डाटा पूछा जाता है। आप लोग जो भी नया नया रिपोर्ट आए इससे संबंधित तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो भी स्टैटिक पार्ट रहेगा तो वो इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएगा। चलिए 61वां प्रश्न 2021-22 के बजट से संबंधित है, इसलिए इसको नहीं करते हैं। इसके हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बजट 2021 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेशन बॉन्ड में पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया। 15% की यह सीमा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक अपरिवर्तित रहेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में हेतु भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 में भी इसकी सीमा 15% थी। अब देखते हैं प्रश्न क्या था। अब देखते हैं 2025, आप इसको हम लोग 2025-26 करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है तो 15% तक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये स्टार लगा, उसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी स्टार लगा हुआ, इसको भी छोड़ देते हैं। इसमें भी स्टार लगा हुआ, इसको भी छोड़ देते हैं। ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष पर है? यूएसए। यूएसए में अब एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ से आती है? यूएसए से नहीं, सिंगापुर। देखिए सिंगापुर है, यूएसए नहीं, सिंगापुर है। पहले आता था वहां से, मॉरिशस से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अनेक बड़े और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका कारण क्या था? इसका कारण था मॉरिशस के नहीं, भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा करारोपण परिहार समझौता। अब ये समाप्त हो गया है, ये समझौता। जब से समझौता समाप्त हुआ है तब से सिंगापुर से एफडीआई ज्यादा आने लगी है। चलिए पढ़ते हैं। 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। क्योंकि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देश में बड़ा बदलाव आया है। इसीलिए सिंगापुर सबसे बड़ा एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना, क्योंकि भारत मॉरिशस की जो संधि समझौता हुआ था उसको वो समाप्त हो गया था, जिसके कारण चलिए हम लोग व्याख्या से समझ लेते हैं। मार्च 2024-25 में एवं 2023-24 के दौरान भी सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा। ऐसा भारत मॉरिशस कर संधि में वर्ष 2016 में किए गए संशोधन, जिसके द्वारा क्रमिक रूप से 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान तरजीही का लाभ समाप्त हो गया के कारण हुआ, क्योंकि इस संशोधन ने मॉरिशस को निवेश हेतु कम आकर्षित बना दिया, जिससे सिंगापुर भारत में विदेशी व्यापार पूंजी के निवेश हेतु पसंदीदा स्रोत देश बन गया। कथन एक और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? देखते हैं कौन से करता है। इसमें सिर्फ केवल 4 करता है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो इसमें केवल डी ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट से संबंधित प्रश्न था। ये भी करंट से संबंधित ही होगा। देखते हैं।
भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम क्रियाशील हुआ, तो ये हुआ था 30 सितंबर 2015 को। तो वह हुआ 30 सितंबर 2015 को। देखिए तभी ये पूछा भी गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी 2001-2 का ही है। इसमें भी केवल 2 सही है। चलिए पढ़ते हैं। वर्ष 2001-2 में सीधा विदेशी निवेश एफडीआई से संबंधित भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल ऑप्शन 2 सही है। प्रिंट मीडिया में सीधे विदेशी निवेश के संदर्भ में सबसे बड़ा एकल भारतीय शेयरधारी का स्वामित्व 26% से अधिक रहेगा। केवल 2 सही है। इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, देखते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। प्रश्नकाल के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा दिए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार विदेशी फर्म में के चाय के क्षेत्र में 5 वर्ष के भीतर 26% इक्विटी भारतीय भागीदारी के पक्ष में निवेशित करनी होगी। अतः कथन एक गलत है। प्रिंट मीडिया की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एफडीआई संबंधी नीति में यह निर्णय लिया कि प्रिंट मीडिया में 26% से अधिक विदेशी पूंजी नहीं लगाई जा सकती। इसके अतिरिक्त नीति में यह भी शर्त रखी गई थी कि सबसे बड़ी एकल भारतीय शेयर धारक का स्वामित्व 26% से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट से संबंधित था, तो इसको भी छोड़ देते हैं। भारत में विदेशी निवेशक संवर्धन बोर्ड अब निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होकर कार्य करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय द्वारा। जो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड है, ये किसके साथ काम करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, सबसे हाल में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया है? तो खुदरा कारोबार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व के ई वाणिज्यिक फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? देखना है। इसमें भी केवल बी सही है। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्यिक विनियमन नियम 2020 किसी भी ऐसे व्यक्ति को ई कॉमर्स इकाई विदेशी स्वामित्व वाली भी परिभाषित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल एवं या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का अस्तित्व, संचालन या प्रबंधन करता है, लेकिन इसमें अपने सामान या सेवाओं की पेशकश करने वाले विक्रेताओं के रूप में शामिल नहीं है। अतः ये कथन गलत है। भारत में ई कॉमर्स के 2 मॉडल हैं, मार्केट प्लेस आधारित मॉडल और इक्विटी आधारित मॉडल। मार्केट प्लेस आधारित मॉडल का अर्थ है खरीदार और विक्रेताओं के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर ई कॉमर्स इकाई द्वारा एक आईटी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। जबकि इक्विटी आधारित मॉडल के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की सूची का स्वामित्व ई कॉमर्स इकाइयों के पास होता है और इसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। ई कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार एक ई कॉमर्स कंपनी एक विक्रेता या अपने समूह कंपनियों का 25% से अधिक विक्रय प्रभावित होने की अनुमति नहीं देगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी करंट से संबंधित है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें ज्यादातर प्रश्न जो है करंट से संबंधित हैं, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, इन प्रश्नों को कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है ना कि आगे कैसे प्रश्न आएंगे। ये भी करंट से संबंधित था, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि 2025-26 में इसमें बदलाव किए गए थे। हाल के केंद्रीय बजट में
एम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसमें 54 कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 100% हो गया है। वर्तमान में 100% हो गया है। 2025-26 के उसमें बजट में केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र हेतु एफडीआई क्षेत्रीय सीमा में 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अब कितना कर दिया गया? 100%। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरे प्रीमियम निवेश करती हैं। एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निवेशक अनुकूल नीति लागू की है, जिसके तहत कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग में 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। 90% से अधिक एफडीआई प्रवाह स्वचालित मार्गों के तहत प्राप्त होते हैं। भारत ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ अपनी एफडीआई नीति को उदार बनाने के उद्देश्य से सुधारने की एक श्रृंखला शुरू की है। हाल के दिनों में रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार किया गया है। नए प्रौद्योगिकी लाइसेंस चाहने वाले कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र की एफडीआई को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% जो पहले था कि अनुमति 74% तक की अनुमति दी गई है। पहले कितना था? 49% था। इसके अलावा दूरसंचार में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तब करंट का प्रश्न था, इसको नहीं देखते हैं क्योंकि अब 100% सीमा कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 1991 में घोषित लघु औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार लघु क्षेत्र में 24% तक विदेशी निवेश सीमा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में स्वचालित मार्ग के तहत एमएसएमई क्षेत्र में विदेशी पूंजी सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। पहले 24% था, अब एमएसएमई क्षेत्र में 100% कर दिया गया है। किसी देश के ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि वह उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, तब वह ऋण जाल में फंस चुका होता है वह देश। अगर ये भी करंट से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी स्वत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएसए डॉलर के मूल वर्ग में है। नहीं, ये भी नहीं है, इसलिए ना तो 1 होगा ना तो डी होगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी स्वत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। सितंबर 2025 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधित आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2025 में भारत का कुल विदेशी ऋण भार 746 बिलियन यूएसए डॉलर रहा, जिसमें सरकारी ऋण 170 बिलियन यूएसए डॉलर और गैर सरकारी ऋण कम से कम 580 बिलियन यूएसए डॉलर रहा। इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग इसको जल्दी निपटा देते हैं। आगे अब फिर हम लोग ए सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये सी सेक्शन करने के बाद भारत के बाह्य क्रेडिट के में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? तब था वाणिज्यिक साख। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो है इसको 2024 में पूछा गया था। सितंबर 2023 के तहत अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या है? तब था 18.6%। वर्तमान में 2024 के अंत में 18.7% था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 2025 दिसंबर में कितना हो गया? 19.1%।
निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? ये नियमित करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधार का विनियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी करंट से संबंधित था। इस समय निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक बाह्य ऋणग्रस्त है? तब संयुक्त राज्य अमेरिका था। वर्तमान में देखते हैं, प्रश्नकाल तथा सितंबर 2025 में जारी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भी विकल्प सी सही उत्तर सही है। इस रिपोर्ट में अनुसार दिसंबर अंत तक 2024 में सकल ऋण स्टॉक के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश है। इसके बाद क्रमशः यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया। इन्होंने किया कम ऋण देशों के रूप में। अगला प्रश्न है 2010 में पूछा गया था, वैसे तो इसको पूछा नहीं जाएगा लेकिन पढ़ लेते हैं। भारत के बाद विश्व बैंक ने जून 2010 तक इसको पढ़ते हैं। 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक ऋणी देश ब्राजील है। इस रिपोर्ट के अनुसार उभरते बाजार एवं विकासशील देशों के संदर्भ में दिसंबर अंत 2024 में सर्वाधिक ऋणग्रस्त शीर्ष 5 देश थे, क्रमशः चीन, ब्राजील, भारत, मेक्सिको और तुर्की। प्रश्न क्या था? प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत में के बाद विश्व बैंक से जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता रहा है। तो भारत के बाद कौन है? मेक्सिको। भारत के बाद मेक्सिको है। और सबसे ज्यादा किसने लिया है लोन? चीन ने, उसके बाद ब्राजील, फिर भारत, फिर मेक्सिको, फिर तुर्की। अगला प्रश्न है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक सकता है तो यूएसए ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से संबंधित है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। डी होगा। एक सही नहीं है लेकिन किंतु दो कथन सही हैं। एक सही नहीं है किंतु दो कथन सही हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। दो कथन में क्या है? यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। अगला इसको व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। 2024 में आईएएस में पूछा गया था, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक डिफॉल्ट करता है तो उसका आवश्यक रूप से यह तात्पर्य नहीं है कि यूएसए ट्रेजरी बांडों के धारकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों को प्रभावी करने का कोई साधन नहीं मिलेगा। चूक का मतलब यह है कि सरकार अपने भुगतान दायित्वों को निर्धारित समय पर पूरा करने में विफल हो रही है, लेकिन जब बांड धारकों के कानून दावों को निरस्त या मनसूख नहीं करता। यदि यूएसए सरकार भुगतान में चूक करती है तो यूएसए बांड धारक संभावित रूप से अमेरिकी न्यायालय में मुकदमा कर सकेंगे, जबकि यूएसए बांड के विदेशी धारक अपने देश के न्यायालयों में यूएसए सरकार पर मुकदमा कर सकेंगे। और यह यहाँ तक कि अपने देश में यूएसए की परिसंपत्तियों की जब्ती हेतु न्यायाधीश लागू करने का भी प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2001 में भारत ने तजाकिस्तान के 5 लाख मिलियन डॉलर देने का प्रस्ताव किया था। वह क्या था? सूखे की स्थिति से जूझने के लिए। अगला प्रश्न है, ये भी करंट से संबंधित था, इसको पढ़ लेते। अच्छा, वर्ष 2001 में जर्मनी ने भारत को 32 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी। तब किसके लिए? टिहरी बांध परियोजना के लिए। वर्ष 2001 में जर्मनी के तत्कालीन चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर ने उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध परियोजना के लिए 32 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, तो यही नहीं है। बाकी हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, बिल्कुल। हरित बॉन्ड को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था और हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ये भी सही है, ऊपर के तीनों सही है लेकिन डी गलत है। हरित बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया जाए क्योंकि इससे हो सकता है प्रश्न आ भी सकता है। हरित बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड भी नियमित तौर पर जारी होने वाले अन्य बॉन्डों की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसे सिर्फ पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु ही निर्धारित किया जा सकता है, जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन तथा सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र आदि। हरित बॉन्ड का या ग्रीन बॉन्ड एक दीर्घकालिक वित्तीय बाजार का नवाचार है। दीर्घकालिक वित्तीय बाजार नवाचार है जो सर्वप्रथम वर्ष 2007 में यूरोपियन निवेश बैंक एवं वर्ष 2018 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट, तो इस पर चलिए विचार करते हैं। इसमें यह केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई। यह योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें केवल एक ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। यह योजना केवल निवासियों भारतीयों के लिए थी, नहीं सबके लिए थी। इसकी परिपक्वता अवधि केवल 6 वर्ष थी, नहीं 6 वर्ष नहीं थी। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि कितनी थी? अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी निगमित निकायों से विदेशी मुद्रा जुटाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के नाम से एक जमा योजना 21 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ की थी, जो 15 दिनों तक जारी रही। इसके तहत 5 वर्ष के लिए डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग या यूरो में जमा स्वीकार की गई। इस योजना के तहत 5.5 बिलियन यूएसए डॉलर की विदेशी मुद्रा जमा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किया गए थे यूएसए डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और जर्मन मार्क में। भारतीय स्टेट बैंक ने 5 अगस्त 1998 में 5 वर्ष की अवधि वाला रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड 3 विदेशी मुद्राओं यूएसए डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग तथा ड्यूस मार्क जर्मन मार्क में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न एक बार पूछे गए हैं, जब चर्चित थे तभी पूछे गए हैं। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकती है? तो वह है डी, मसाला बॉन्ड। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मसाला बॉन्ड के द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्राओं के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकती है। जुलाई 2016 में एचडीएफसी पहली ऐसी भारतीय कंपनी बनी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड जारी किए। सरल शब्दों में विदेशी पूंजी बाजार में निवेशकों के लिए भारतीय रुपयों में जारी किए जाने वाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड है। इस सुविधा के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों के लिए बॉन्ड डॉलर में जारी करना होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले आईएफसी मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करती है, विश्व बैंक की एक शाखा है। ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड है और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ऋण वित्तीयन को स्रोत हैं। तो दोनों ही सही हैं और दोनों 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चाहे तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं इसकी व्याख्या। देश के बाहर से पूंजी जुटाने के लिए रुपए को जारी किए जाने वाला मसाला बॉन्ड एक तरह का कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किया जाता है।
IFC मसाला बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम द्वारा जारी किया जाता है, जो विश्व बैंक की एक इकाई है। मसाला बॉन्ड रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड हैं। ये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। IFC द्वारा पहला मसाला बॉन्ड नवंबर 2014 में जारी किया गया था। IFC द्वारा 2014 में पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। आयल पुल खाते की समाप्ति प्रभावित हुई थी 1/4/2002 से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण इम्पोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो देखते हैं क्या वर्णन करता है। इसके सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? डी है। चलिए देखते हैं। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने के आयात या भुगतान देशों के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते सीधा। आयात आवरण इम्पोर्ट कवर उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर 701 बिलियन $, हो गया, जो मार्चता है 2025 में लगभग 670 बिलियन $, था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है करंट संबंधित था, इसको छोड़ देते हैं। ये भी करंट से सब संबंधित था 2018-19 में, इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी करंट से संबंधित था। जो भी करंट से संबंधित होता है ना, वो प्रश्न दोबारा पूछे नहीं जाते हैं। ये भी करंट से संबंधित है। 2025 भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 2026 तक कितना है? अब तक कितना है? 7,723 बिलियन $, रहा। बट जब भी आप पेपर देने जाए तब आप देख लें कि उतनी समय कितना जो है विदेशी मुद्रा भंडार है भारत में, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। कितने सारे प्रश्न बने हैं तो हो सकता है प्रश्न आ सकता है। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, फिर अगला बाकी दूसरे क्लास में करेंगे। भारत के विदेशी विनिमय भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार तथा IMF में रिजर्व पोजीशन को शामिल किया जाता है, अतः कथन सी के अतिरिक्त सभी अन्य सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में पूछा गया, उत्तराखंड में पूछा गया। चलिए इसको कर लेते हैं, फिर लास्ट ही है। मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम लगाना है। चलिए हम लोग सबसे पहले सी में विदेशी मुद्रा संपत्ति, फिर एक स्वर्ण मुद्रा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा संपत्ति है। उसके बाद क्या है? स्वर्ण भंडार। उसके बाद है SDR, उसके बाद SDR है, और फिर है IMF के पास आरक्षित स्थिति। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसकी सीधा व्याख्या पढ़ते हैं। फॉरेक्स रिजर्व जो घटकों के सबसे अधिक विदेशी मुद्रा संपत्ति की हिस्सेदारी रही। इसके बाद स्वर्ण भंडार का स्थान रहा। फिर स्पेशल ड्रॉलिंग राइट्स तीसरे क्रम पर रहा, और IFA की रिजर्व स्थिति का हिस्सेदारी सबसे कम रहा। फरवरी 2025-2026 तक आंकड़ों के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है?
सबसे अधिक हिस्सा है विदेशी मुद्रा का, उसके बाद है स्वर्ण भंडार का, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिभूतियां। अब हम लोगों ने इसकी व्याख्या ऊपर पढ़ ही ली थी। चलिए ये लास्ट प्रश्न था, 106वें प्रश्न से अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप लोगों ने देखा ये सब ज़्यादातर करंट से संबंधित प्रश्न हैं। तो जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आए तब जरूर करंट में देखिएगा, जिससे आप लोग ये प्रश्न हल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।